ये वही राजा भैया हैं जिनको अखिलेश जी जेल पे रिसीव करने। राजा भैया समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से विधायक जीते थे और मनोज पांडे और राकेश, ये लोग तो 2017 के बाद ही चले गए और समर्थन समाजवादी के उम्मीदवार का करना पड़े। इससे ज़्यादा राजनीति में दुर्दशा न ये सनातनी है न किसी के वफादार हैं। योगी जी भी वफादारी देख चुके हैं इनकी। इस समय समाजवादी पार्टी एक व्हील जैसे स्ट्रक्चर में है और असली बात यह है कि माननीय अखिलेश जी बहुत ज़्यादा समय देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए 1 to 1 पूरी पार्टी से करीब करीब उनकी बातचीत रहती है। सामाजिक नाराज़गी किसी एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ चाय पीने से दूर नहीं हो सकती, ये हम भी जानते हैं, हमारी पार्टी भी जानती है, माननीय अखिलेश जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर चुटिया काट दी जाए, नहीं ये तो नाक रगड़वा दी जाए, अपमान है, और जो मूत्र और उसकी बात हुई वो कहा जाए। अखिलेश यादव जी ने तो एक बड़ी जाति लड़ाई को बचा दिया। इटावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मण की संख्या भी अच्छी है, यादव भी संख्या में अच्छी है। माननीय अखिलेश जी ने तो बुला लिया और कहा कि भाई लोगों ने तुम्हारा अपमान किया तो मैं आपका सम्मान कर देता हूँ। पुलिस उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर पाती। जो बेचारे उनके प्रचार में आके सामान्य लोग खड़े हो जाते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। सरकार योगी जी की है, पुलिस उनकी है, कार्रवाई कौन, हमने हाथ बांध रखे हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार विद्वेष फैलवाती। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता कुछ 2 लाइन सोशल मीडिया पे लिख दे तो वो तुरंत जो है उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, मुकदमा लग जाता है। कोई अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल दे तो उसके शाम को उसके घर पुलिस जाके उसके पिताजी से दूसरी बात बुलवाने लगती। लेकिन आज भी योगी सरकार कोई काम करती है तो उसकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, उसकी नींव अखिलेश जी द्वारा ही रखी हुई हो। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विरोधी दल थे, उन्होंने आके कहा कि ये मेरा एक काम है, मुझे कर दीजिए, तो अखिलेश यादव जी ने अपने विधायक मंत्री राजा भैया को बुला के कहा कि आप 100 काम करते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, ये भी करिए। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, उनको करने दीजिए। बहुत अनुभव है, आप अभी लड़के हैं, आपको पता नहीं है। पिछली बार 75,000 वोट पाके मैं 3,000 से हारा हूँ। इस बार 95,000 वोट मुझे आ रहा है। उन्हें 95 ही आया लेकिन सामने वाले को 97 आ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर में है, डिक्टेटरशिप के दौर में है। आप उनके साथ नहीं हैं, 100% हाँ में हाँ नहीं है तो आप उनके दुश्मन हैं। फिर आपके चाहे छापा पड़ाना पड़े, चाहे CBI आए, चाहे ED आए, चाहे आपके साथ गुंडागर्दी कराए, चाहे आपके साथ कोई घिनौना आरोप लगा के मुकदमा लिखाया जाए, सारे काम करते हैं। नमस्कार, आप DNM पॉडकास्ट देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। DNM पॉडकास्ट में आज के जो हमारे मेहमान हैं वैसे तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन MLC भी रह चुके हैं। मतलब समाजवादी पार्टी में जो रणनीति बनती है पार्टी के भीतर, उनमें एक बड़ा जो है सेगमेंट वो उदयवीर सिंह का रहता है, महत्व रहता है, और शायद पार्टी में इसी वजह से वो सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रहते हैं और पार्टी के कई बड़े नेताओं के वो निशाने पर भी रहते हैं। इन सारे मुद्दों पर हम आज उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। उदयवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है DNM पॉडकास्ट में। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ बहुत। समाजवादी पार्टी की जब कभी भी बात होती है तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है वो उदयवीर सिंह की होती है। ऐसा क्यों है? एक जमाने में अमर सिंह की हुआ करती थी और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ उदयवीर सिंह की चर्चा होती है। नहीं, मुझे लगता है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि आपको कुछ काम मिलता है, काम करने का मौका मिलता है, जिससे चर्चा में आप आते हैं। लेकिन जो तुलना आपने की है वो तुलना को मैं हमेशा एक अपमान की दृष्टि से देखता हूँ। नहीं, मैं तो चर्चा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ अपमान। मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं जो भी लोग तुलना करते हैं, ऐसी आपने कोई पहली बात नहीं की, ऐसे लोग कहते हैं। अच्छा। वो शायद सिर्फ जाति की वजह से कहते हैं, बाकी उनका काम अलग, उनका विचार अलग। वो बहुत बड़े नेता थे पार्टी के, लेकिन जो उनका काम था उसका और हमारा कोई मैच नहीं है। हम 100% पार्टी के आदमी, हम 100% पार्टी की लाइन के आदमी, हम 100% बड़े
स्थापित कॉरपोरेट से लेके और जो कल्चर है उससे दूर, कोसों दूर, वो पूरी तरह उसके आदमी, तो कोई उनसे तुलना नहीं है। लेकिन जो बहुत सारे नेता मुझसे मिलते हैं वो कहते हैं कि उदयवीर सिंह जो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के चाणक्य हैं, सारी रणनीति तैयार करते हैं, सारी योजना तैयार करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल झूठ इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी का मौजूदा स्ट्रक्चर लोग नहीं जानते। उन्हें लगता है कि कोई सलाहकार ग्रुप, कोई इस तरह की चीज़ दिख नहीं रही, तो जो आसपास लोग दिख रहे हैं यही सलाहकार हैं, या यही जो भी चाणक्य वाणक्य जो भी कहते हैं राजनीति में यही हैं। पार्टी जीतती है तो लोग सोचते हैं कि किसी ने तो कुछ राय दी होगी। असली बात यह है कि इस समय समाजवादी पार्टी एक व्हील जैसे स्ट्रक्चर में है। जो पहिया होता है उसकी धुरी माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो उसकी तान की तरह धुरी से जुड़े हैं। लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, अपनी वरिष्ठता के हिसाब से समसामयिक तरीके से जो सब्जेक्ट है उसकी महत्व के हिसाब से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मन और विचार से उनकी बात कितनी ठीक लग रही है उस हिसाब से समय और महत्व पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को लोग आगे पीछे देखते हैं, आगे पीछे देखने तो की वजह लोग से सोचते हैं कि यही हैं, यही मैं ठीक है, और दोष देने के लिए भी मौका मिलता है तो आगे पीछे के लोगों को ही लोग देते हैं। वो तो स्वाभाविक सी बात है। और असली बात यह है कि माननीय अखिलेश जी बहुत ज़्यादा समय देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए 1 to 1 पूरी पार्टी से करीब करीब उनकी बातचीत रहती है। और हर आदमी को ये कॉन्फिडेंस है, जैसा नेताजी के टाइम में कॉन्फिडेंस था कि हम उनके सबसे नज़दीकी आदमी हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं, उसी तरीके से पार्टी की बड़े संख्या में लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से खुद मिल के बात कहते हैं और एक वो परसेप्शन बनाते हैं। लोगों की विचार बस थोड़ा सा गड़बड़ है, वो सोचते हैं कि हम राय देते हैं या हम जैसे लोगों के हिसाब से अखिलेश जी चलते हैं। सही बात यह है कि अखिलेश जी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, अखिलेश जी के हिसाब से, और हम लोग इतना ईमानदारी से चलते हैं कि वो लोग सोचते हैं कि ये इन्हीं का मूल विचार है। अभी एक विवाद हुआ, सबसे पहले मैं उसी पे चर्चा करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। कि जो और इटावा में जो घटना हुई, इटावा की घटना के बाद जो वहाँ जिनकी चुटिया काटी गई उनको अखिलेश यादव ने सम्मानित किया, और योगी जी ने कहा कि ये जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश हो रही है। फिर उसके बाद अखिलेश जी पांडे जी के यहाँ चले जाते हैं, संतोष पांडे जी के यहाँ जो MLA रहे हैं, उनके घर जाते हैं। एक तरीके की पोस्चरिंग थी क्या कि ब्राह्मण इससे नाराज ना हो जाए? देखिए, जब किसी जाति की नाराजगी की बात आएगी तो ये सोचना एक पॉलिटिकल मैच्योर पॉलिटिकल आदमी के बारे में बहुत ही खराब कम आंकना है कि वो ऐसा सोच लेंगे कि एक किसी ब्राह्मण के यहाँ चाय पी लेंगे तो नाराज़गी दूर हो जाएगी। सामाजिक नाराज़गी किसी एक व्यक्ति के यहाँ चाय पीने से दूर नहीं हो सकती। ये हम भी जानते हैं, हमारी पार्टी भी जानती है, माननीय अखिलेश जी भी जानते हैं, सब जानते हैं। उनका प्रोग्राम पहले से था। सही बात यह है कि जातिवादी, मौका परस्त और सत्ता से संरक्षित लोगों ने इटावा की घटना को जाति घटना के रूप में प्रस्तुत किया। सही बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति की अगर चुटिया काट दी जाए, नहीं ये तो नाक रगड़वा दी जाए, अपमान है, और जो मूत्र और उसकी बात हुई वो कहा जाए, मूत्र वाली बात तो सही नहीं है। उसके बाद वीडियो नहीं, वीडियो तो जो उन पे आरोप है उन्हीं लोगों ने बनाया, कोई और तो बाहर का आदमी नहीं था। उन्हीं गांव वालों ने वीडियो बनाया, उन्हीं गांव वालों ने दम में वो वीडियो शेयर किया। अखिलेश यादव जी ने तो एक बड़ी जाति लड़ाई को बचा दिया। इटावा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ब्राह्मण की संख्या भी अच्छी है, यादव भी संख्या अच्छी है, पॉलिटिकली डोमिनेंट भी हैं सब लोग। अगर ऐसा आगे बढ़ जाती है जातिवाद और जातीयता फैल जाती तो आगे समस्या हो सकती थी। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना हुई, 2 गांव छोड़ के उसकी ससुराल थी, रिश्तेदारी नातेदारी थी। माननीय अखिलेश जी ने तो बुला लिया और कहा कि भाई लोगों ने तुम्हारा अपमान किया तो मैं आपका सम्मान कर देता हूँ। किसी का हौसला टूट जाए, किसी को अगर मतलब ये हौसला बढ़ाने के किसी का हौसला टूट जाए, कोई अपमानित लज्जित हो जाए तो उसका हम और आप क्या करते हैं? हौसला बढ़ाना चाहिए। हम और आप यही तो करते हैं, उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं,
उसको कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जिससे उसको ऐसा न लगे कि कोई उसका ध्यान देने वाला नहीं है। उस कथाकार का सम्मान कर देना किसी जाति का अपमान कैसे है? नहीं, ये तो नहीं कहा मैंने कि नहीं, जाति आपने नहीं का- कहा, ये प्रचारित हुआ। अच्छा, ये प्रचारित हुआ। ये प्रचारित हुआ, बार बार सोशल मीडिया पे कहा गया, यहाँ कहा गया। भाई मैंने कई लोगों से पूछा कि अगर किसी का सम्मान कर दिया इससे तो दूसरे का किसी अपमान जाति का अपमान कैसे हुआ? हम्म, कि जातीयता तो फैलती यदि वो अपमानित होकर जाता और उसके भी शुभचिंतक चाहने वाले जाति आधार पर गोलबंद होकर कोई कार्रवाई कर दे, और एक दूसरे प्रदेश से आके किसी व्यक्ति ने उस पर कुछ कार्रवाई की जिसमें कोई समाजवादी पार्टी की लोकल लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं हुई। उसमें लोग आए थे वो यूपी के नहीं थे। अधिकांश लोग जो लीड करने की बात कर रहे थे वो एक भी यूपी के नहीं था। तो ये कौन करा रहा था आखिर? अखिलेश जी ने कहा कि दूसरे प्रदेश से लोग आते हैं, यहाँ एक उग्र माहौल पैदा करते हैं और चले जाते हैं। पुलिस उन पर कोई गंभीर कार्रवाई नहीं कर पाती। जो बेचारे उनके प्रचार में आके सामान्य लोग खड़े हो जाते हैं उन पर कार्रवाई हो जाती है। सरकार योगी जी की है, पुलिस उनकी है, तो कार्रवाई कौन? हमने हाथ बांध रखे हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार विद्वेष फैलवाती है, वरना आगरा से लेके इटावा तक कोई भी आए, कुछ भी उग्र आंदोलन करे, पुलिस को मारे, तोड़ दे, फोड़ दे, तलवारें भांज दे और चला जाए, तो क्या समाजवादी पार्टी उनको बचा सकती है? नहीं बचा सकती है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता कुछ 2 लाइन सोशल मीडिया पे लिख दे तो वो तुरंत जो है उस पर गिरफ्तारी हो जाती है, मुकदमा लग जाता है। कोई अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोल दे तो उसके शाम को उसके घर पुलिस जाके उसके पिताजी से दूसरी बात बोलवाने लगती है। तो ये जो अंतर है, हाँ, एक जगह बहुत एक्टिव और एक जगह पुलिस सो रही है। अभी मैंने सुना वो जो 40,000 रुपए घूस देने की बात कर रहा था, उसके पिता ने टीवी पे कहा, किसी चैनल पे कहा कि नहीं, घूस देने वाली बात गलत, हमने पैसा नहीं दिया। हाँ, वही बात। अब मैं आऊँगा आपकी व्यक्तिगत पॉलिटिक्स पर। जी जी। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी को ही क्यों आपने चुना पॉलिटिक्स के लिए? देखिए, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के टाइम में, मेरा अखिलेश जी से परिचय तो बहुत पहले से था। अच्छा, कब से? लगभग 85-86 से। स्कूल के समय से मैं उन्हें जानता पहचानता हूँ। वो मेरे सीनियर रहे और सम्मान में जो सीनियर का सम्मान होता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 96 में ज्वाइन किया। उससे पहले मैं ऐसी संस्थाओं में रहा जहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं होती थी। न मिलिट्री स्कूल में कोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती थी, वहाँ प्रीफेक्ट्स बनते थे, वो वहाँ का प्रशासन ही चुनता था, उनमें हम लोग भी थे। सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में भी कोई इलेक्शन वगैरह नहीं होता था। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मैं गया क्योंकि मैं सामान्य परिवार से आता हूँ और कोई बहुत प्रिविलेज क्लास का रहा नहीं, कभी जातीयता के माहौल में नहीं रहा, तो मुझे निश्चित तौर पे आम गरीब गुरबा सामान्य परिवारों को न्याय सम्मान देने की राजनीति ही ठीक लगी। तो मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आयशा के साथ काम करता था। उसके बाद थोड़े दिन काम करते करते छात्र संघ का एक चुनाव ही लड़ा। काम करते करते मुझे एहसास हुआ उनके मेरे बीच में कुछ मुद्दे उठ गए जिनका क्रक्स ये था कि व्यवहारिकता ये कहती है कि ये मुद्दे मत उठाओ। कि ऐसा कहती थी? हाँ, मतलब जिस तरह मैं अब जिस संगठन में रहा हूँ उसकी क्या बुराई करना है, भलाई करना, बुराई भी नहीं कर रहा, लेकिन काम के दौरान ऐसी बातें आईं कि व्यवहारिकता के नाते चुनाव है, ये बात नहीं करिए। तो हमने कहा कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो यही कहता है। और मेरा उस दल से मतभेद हुआ, मैंने पार्टी मेंबरशिप से रिज़ाइन कर दिया। 1 आध साल तक मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जैसे एक सक्रिय बिना पार्टी के कैडर बेस्ड पार्टी के लोग जल्दी दूसरी पार्टियों में खप नहीं पाते हैं। और मेरा अखिलेश जी से मिलना जुलना था, फिर मैं मिलना जुलना होता रहा। तब तक छात्र विंग नई बनी थी, उसके अध्यक्ष बने थे ये समाजवादी छात्र सभा, राष्ट्रीय विंग तभी बनी थी। अच्छा। तो फिर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे संजय लाठर जी, उन्होंने संपर्क किया। उन्होंने अखिलेश जी से भी बात की कि ये आपके परिचित है और जेएनयू का लड़का है। फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं इस तरीके से छात्र सभा में शामिल हुआ।
फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनावों में रुचि लेता था, दूसरे प्रदेशों में भी राष्ट्रीय छात्र सभा के पदाधिकारी होने के नाते हम लोग इलेक्शन लड़ाते थे। और फिर एक सम्मेलन में नेताजी का आशीर्वाद मिला, उन्होंने थोड़ा मेरी प्रशंसा कर दी, तो लोग मुझे जान गए, अखिलेश जी के अलावा बाकी लोग भी। अच्छा। और फिर मैं धीरे धीरे पार्टी भी मेन लाइन में आ गया। 2017 में जब सरकार बनती है अखिलेश यादव, सॉरी 2012 में जब सरकार बनती है अखिलेश यादव की, तो कुछ दिनों बाद, करीब 1 साल बाद जी ही आप सबसे ज़्यादा चर्चा मुझे लगता है उस समय आए। नहीं, 1 साल बाद नहीं, हाँ। 1 साल बची थी तब की बात। अब अच्छा, घटना बताएंगे तो मैं बताऊंगा। हाँ, कैसे तो चर्चा अचानक अखिलेश यादव के सबसे करीब मान लिया गया कि ये सबसे करीब आप ही हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मेरा सौभाग्य हुआ कि माननीय अखिलेश यादव जी फिरोजाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने चले गए, और मैं फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। तो मैं उनसे व्यक्तिगत परिचित भी था, व्यक्तिगत मेरे आपके सीनियर भी थे, तो ताल्लुकात भी थे। नहीं, और मैं 2001 से ही मुलाकात होती नहीं, परिचय तो 1985-86 से 99 बीच में आते रहते थे, तो परिचय के नाते, स्कूल के नाते, कॉलेज के नाते मुलाकात होती रहती थी। वो बहुत मिलते थे, हमेशा सबको स्थान सम्मान मिलता था। हाँ, वो तो हंसते हुए मिलते हैं सबसे। नहीं, और वैसे भी समय देना सबका, राजनीति में नहीं आए थे उससे पहले भी सबसे मिलना जुलना, बैठना उठना, खेलना कूदना, जो भी थे सबको, एक समाजवादी व्यवस्था उनके यहाँ पहले से ही थी। तो उसके बाद जब वो, मैं सक्रिय JNU से मैंने MPhil किया, उसके बाद एक कॉलेज में पढ़ाने लगा। फिर मैं जो है, जब अखिलेश जी चुनाव लड़ने गए फिरोजाबाद, उससे पहले मैं वहाँ सक्रिय हो गया और मैं क्षेत्र में काम करने लगा। तो वहीं से मेरे कुछ मतभेद जैसे उठने लगे, क्योंकि जब अखिलेश जी लड़ने गए तो लोगों का प्रयास ये रहता है कि नेता के आसपास हम ही रहें। हाँ, ये तो रहता है हर। तो हमारी बड़ी लीडर्स, वहाँ जिले के जो नेता थे, वो अक्सर ऐसा कोशिश करते थे कि हम रहें या हमारा मिलने वाला रहे। और मैंने कोशिश की कि बिना किसी के भय के, बिना मैं किसी गोल गैंग का आदमी नहीं, कभी रहा नहीं। तो जो मुझे सही लगता था, अगर अखिलेश जी का एक प्रोग्राम लगाया तो मैं निश्चित तौर पे उनकी जानकारी में ज़रूर डालता था कि यहाँ एक दूसरा भी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वहाँ भी होना चाहिए प्रोग्राम। और वो अखिलेश जी जाते आते थे, सबको टाइम दिया। उस चुनाव में मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद आदरणीय डिम्पल जी उस चुनाव लड़ी, वो बाई इलेक्शन हुआ। तो अच्छा, तो उसमें दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोगों को हार हुई। उस समय भी हम लोग, जो सही बात थी, हम लोग रखते रहे, और वहाँ के कई लोकल लीडर्स हम लोगों से नाराज हो गए, लेकिन बाद में जो हम लोगों ने बात कही वही सही निकली। तो थोड़ा इससे पार्टी के, अखिलेश जी और पार्टी के लोगों के बीच में ये बात तो जरूर गई कि हम लोग छोटे हैं, लेकिन पार्टी के प्रति हम लोग और नेता के प्रति हम लोग सच्चाई से अपनी बात कह रहे हैं। तो मतलब अपनी बात कहने की वजह से लोग, सही बात कहने की वजह से लोग आपका पार्टी में विरोध करते हैं? नहीं, लोग, क्योंकि बहुत सारे राजनीति में 99% लोग अपनी सुविधा के हिसाब से विरोध करते हैं या पक्ष करते हैं। अच्छा, जब जरूरत पड़ेगी तो आपकी तारीफ करेंगे, किसी की भी, मेरी क्या, किसी की भी अगर ज़रूरत उन्हें होगी तो वो तारीफ करेंगे। अगर आप उनके रास्ते में अगर किसी और को ठीक समझ रहे हैं किसी मामले में, तो उन्हें लगता है, या उनको खाली दिमाग में लगता है कि ये हमारे हित के नहीं हैं, तो विरोध करेंगे, आपसे ही शुरू करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं। अखिलेश यादव की जो पूरी कार्यशैली है जी, बतौर चीफ मिनिस्टर मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पार्टी पर बात करूँगा, उनकी जो कार्यशैली है बतौर चीफ मिनिस्टर, वो कैसी रही आपको? चूँकि आप काफ़ी उनके इंटरेक्ट करते थे, 1 साल का जो वक्त था उसमें। अखिलेश, नहीं, बात 15 से मुझे बहुत मौका मिला उनके आसपास जाने का, 2015 से। देखिए, वो कन्वेंशनल चीफ मिनिस्टर नहीं थे, जैसे सामान्य तौर पे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो वैसे नहीं थे। उनके फोकस बहुत अलग अलग थे। जैसे उनकी सोच थोड़ा दूरगामी थी। जैसे उनका जितना डेवलपमेंट पे फोकस था, उनका मानना था कि जो काम हम कर जाएंगे वही सी काम से पहचाने जाएंगे, और ये सच भी साबित हुआ। ठीक है, 17 में उस तरह के वोट नहीं हम ला पाए, लेकिन आज भी
योगी सरकार कोई काम करती है तो उसकी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, उसकी नींव अखिलेश जी द्वारा ही रखी हुई होती है। उनका डेवलपमेंट में इतना फोकस था कि उन्होंने 2-2 साल के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट पूरे करा दिए। लोक भवन, तो जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, क्या वो खुद मॉनिटर करते थे? बिल्कुल, मतलब ऑफिसर्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे कि उनका फोकस, जैसे वो लोग फोकस से कहते थे कि सरकार में लोग क्यों लड़ते हैं, मंत्री को कौन सा विभाग मिल जाए, किस अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाए, दर्जा मंत्री कौन बन जाए, ठेका पट्टा कौन करेगा। अखिलेश जी की इन चीज़ों में रुचि नहीं थी। उनके बड़े कहते थे कि फलाना अधिकारी इस विभाग में रहना चाहिए तो वो कर देते थे, लेकिन उसे बुला के कह देते थे कि मेरे डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट नहीं रुकना चाहिए। अच्छा। और वो काम लेते थे, वो मीटिंग करते थे, लोगों को बुलाते थे, खुद उनको सिविल इंजीनियरिंग की जानकारी है, आर्किटेक्चर की जानकारी है, देश विदेश घूमे पूरी टहले दुनिया हैं, उन्होंने देखी है, तो अच्छी चीज़ों को पिक किया है। इसलिए आप उनकी बनाई बिल्डिंग्स का प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, टाइमिंग सब परफेक्ट मिलेगा। नहीं, ये तो सब वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग तो उन्होंने बनवाई। इसलिए एक तो उनका काम पे बहुत फोकस था, और दूसरा उन्होंने कभी मदद करने में अपना पराया नहीं देखा। इसकी आंतरिक आलोचना भी बहुत होती है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हेमा मालिनी प्रोजेक्ट लेके आई हैं मथुरा का। उन्होंने ये माना कि मथुरा एक सांस्कृतिक राजधानी नगरी नहीं है, तो सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है, और ये वर्ल्ड में मथुरा का नाम है, भगवान कृष्ण का नाम है। तो उन्होंने काम दिया मथुरा में। उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा एक भी एमएलए नहीं है मथुरा में, मेरा एमपी नहीं है। उन्होंने काम दिया। मथुरा में जितने भी बड़े रोड बने हैं, जितने भी गोवर्धन परिक्रमा यात्रा वगैरह बनी है, सब जो मथुरा इसका रोप वे बना है राधा रानी मंदिर का, जो आपके मथुरा के घाट बने, रिवर फ्रंट, तो अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने कोर्ट केस न किया होता तो रिवर फ्रंट बन ही गया था। रिवर फ्रंट शायद कॉरिडोर भी कुछ बनाने की बात कर रहे थे क्या? अब बात हो रही है 254 करोड़ रुपया उन्होंने रिवर फ्रंट के लिए रिलीज किया था। यूज़ भी हुआ, स्टील की प्लेटें पड़ गई, पूरा उसका सीवर के लिए वो जो लाइन बन रही थी वो बिछ गई थी। तो उन्होंने डेवलपमेंट पे काम किया, और उन्होंने देखा कि अगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुझसे कुछ कहा है, ये भाजपा के अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने ज़रूर अपने पद की गरिमा और गंभीरता को ध्यान दिया होगा, तो उससे पहले कार्रवाई की। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विरोधी दल थे, उन्होंने आके कहा कि ये मेरा एक काम है, मुझे कर दीजिए, तो अखिलेश यादव जी ने अपने विधायक मंत्री राजा भैया को बुला के कहा कि आप 100 काम करते हैं, ये नेता प्रतिपक्ष ने कहा है, ये भी करिए। लोकतंत्र में नेता प्रतिपक्ष का भी सम्मान है, उनको करने दीजिए, उनके काम में अड़ंगा मत डालिए। हो सकता है उनको बुरा लगा हो, किसी पार्टी के विधायक को बुरा लगा हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजनीतिक लोगों का मान सम्मान और एक शिष्टाचार रखना चाहते थे। तो ये कुछ अच्छाइयाँ ही कमजोरी बन गई। आज योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दे रही है, और जो जिन पे मुकदमे हैं और जो उनके खिलाफ हैं, या तो वो जेल में जाएं, या तो इनकाउंटर करें, या भाजपा में शामिल हो जाएं, तो ऐसे लोग जब मजबूर किए जाते हैं तो वो पीछे मिल के हमसे कहते हैं कि 5 साल की सरकार में अखिलेश जी ने तो सबको बराबर आंका, उस समय हम लीड ले नहीं पाए, और आज भाजपा के साथ जो है उनको लीड दिलाई जा रही है। तो उन लोगों का भी अपना एक व्यू पॉइंट है कि आपका निष्पक्ष होना भी पक्षपात हो गया, क्योंकि सामने वाला तो पक्षपात कर रहा है ना। ठीक बात है। तो अखिलेश जी ने काम पे ध्यान दिया और हिम्मत की लोकतंत्र में। मैं आपको एक बात याद दिला दूं, एक बड़े पत्रकार से बात हुई आखिरी दिन, हिम्मत की उन्होंने कि हम काम पे वोट मांगेंगे। हाँ, ये उन्होंने नारा भी दिया था, काम बोलता है। कांग्रेस से गठबंधन हुआ उस समय, उनके तब के सलाहकार पीके थे, उनके थे, हमारे थे, किसके थे वो तो अब पता नहीं। उन्होंने हमारी जॉइंट मीटिंग में कहा, प्रवक्ताओं की मीटिंग में, कि काम बोलता है पे वोट मत मांगिए। हमने कहा जो 5 साल सरकार रही हो वो बिना काम के कैसे वोट मांगेगी, काम बोलता है पे हम वोट मांगेंगे। तो अखिलेश जी ने हिम्मत की, और उस समय के बड़े समाजशास्त्रियों ने उनसे कहा। पीके ने क्या कहा कि किस पर वोट मांगिए? वो कांग्रेस के हिसाब से बात कर रहे थे। अच्छा। कि 7 पसंद है, 7 पसंद है पे वोट मांगिए। हमने कहा 7 तो पसंद है, लेकिन 7 इसलिए पसंद होना चाहिए कि हमारा काम है।
हाँ, तो उसके बाद एक बड़े समाजशास्त्री ने अखिलेश जी से कहा कि इस 17 के चुनाव को आप जीत गए तो आगे लोकतंत्र का रास्ता विकास पर डेमोक्रेसी के रास्ते, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट के रास्ते जाएगी, विकास के रास्ते चली जाएगी। और अगर आप इस चुनाव में सफलता नहीं पाए तो फिर किस तरफ जाएगी वो देखना पड़ेगा। और आप लोग देख रहे हैं किस तरफ चली गई। तो 2017 भी चुनाव हार गए, 2022 भी चुनाव हार गए, 2027 आने वाला है। और हालांकि 2024 का जो नतीजा था वो समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से कहेंगे कि संजीवनी जैसा था। जिस तरीके का मतलब एक पब्लिक रिस्पांस मिला, इतनी बड़ी संख्या में सीट आई। आपने अपनी दीवार पे लिखा। सवाल ये है कि हम लोग नकारात्मक भाव से देखते हैं रिजल्ट, जीत और हार ही देखते हैं। नहीं, चूंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं उसको थोड़ा अलग देखता हूँ। 2017 में समाजवादी पार्टी की सबसे कम सीटें आ गई हाल के दिनों की। हाँ, लेकिन वोट परसेंट उतना ही था। तीसरा दल जो हमारे यहाँ लड़ रहा था वो लड़ा नहीं, वो मार्जिन पे चला गया। ठीक, 19 में हम लोगों ने साथ लिया, वोट परसेंट तो बहुत बढ़ा लेकिन सीट नहीं आई। 15 सीट गठबंधन को मिली। कई कारण थे, क्योंकि अखिलेश जी ने आज तक जो भी गठबंधन किया है सामने वाले को सम्मान दिया है, उसको एडजस्ट किया है, चाहे भले ही खुद को नुकसान हो रहा हो। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में हमारी पार्टी का लाभ होता है। लेकिन अखिलेश जी ने कभी तत्कालिक नुकसान पर लड़ाई नहीं की। तो जब 19 में हमें कम सीट आई लेकिन वोट परसेंट हमारा बढ़ा, हमारी स्वीकार्यता बढ़ी। 17 से ज़्यादा वोट हमें 19 में मिला और 22 में भी हमको ऐतिहासिक वोट मिला। 32% वोट पे सरकार बन जाया करती थी। हाँ, अभी तक का ट्रेंड यही रहा। तो अखिलेश जी को 36% वोट मिला, तो हमको लग रहा था सरकार बन जाएगी। कुछ चूक हुई, कुछ गलतफहमियां हो गई, कुछ और बातें, कुछ रणनीतिक समस्याएं आ गई, कुछ हमारे प्रत्याशियों ने गलत चीज़ों को जज कर लिया। जिसे मैंने बहुत लोगों से बात की उस चुनाव में, हम किसी से कहते थे तो वो कहता था आप चिंता मत करिए, आप लखनऊ में हैं, हम फील्ड में हैं, 5 चुनाव लड़ चुके हैं, बहुत अनुभव है, आप अभी लड़के हैं, आपको पता नहीं है। पिछली बार 75,000 वोट पाके मैं 3,000 से हारा हूँ। इस बार 95,000 95,000 वोट मुझे आ रहा है। उन्हें 95 ही आया, लेकिन सामने वाले को 97 आ गया। वो ये जज नहीं कर पाए कि जो फ्री वोट है वो कितना उसके साथ जुड़ रहा है, अपना तो देखा। तो इसलिए उस चुनाव में हमको 36% वोट मिला। हम लोग सरकार नहीं बना पाए लेकिन तरक्की हुई, उस बेंचमार्क को पार नहीं कर पाए। 5,000 के वोट के मार्जिन के बीच में सरकार हमारी नहीं बनी। तो मेरा मानना है कि 17 से लगातार हम लोग अपना वोट बढ़ाते आ रहे हैं। ओके। और 24 में वो वोट हम जो बेंचमार्क पार करना चाहिए था वो भी कर लिया है। और मुझे लगता है कि जैसे हर चुनाव में हमारा समर्थन बढ़ा है, क्योंकि हमारी समझ विकसित हुई है, हमने अपने को इम्प्रूव किया है, तो हमारा समर्थन बढ़ा है। और मुझे लगता है 27 में ये समर्थन और बढ़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा समाजवादी पार्टी पर बीजेपी आरोप लगाती रहती है कि समाजवादी पार्टी का राज गुंडों का राज था, और अगर आप समाजवादी पार्टी को वोट दिए तो गुंडे आ जाएंगे, जैसे बिहार में हो रहा है। बिहार में कहा जा रहा है कि जंगल राज लौट आएगा अगर तेजस्वी यादव आ गए तो। देखिए, आपकी बात ठीक है, इससे कैसे निपटेंगे? आपकी बात ये ठीक है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों की कमी है। क्योंकि ये सारी बातें कम्युनिकेट तो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू होती नहीं। अब मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ रहा, अब तो हर हाथ में मोबाइल। इसीलिए हम उसी सोशल मीडिया के सहारे हम लोग हैं, इसीलिए हम थोड़ा बेहतर कर रहे हैं। वरना अगर बीजेपी कहे कि ये गुंडों का राज है, समाजवादी आई तो गुंडों का राज आ जाएगा, और सामने वाला पत्रकार ये पूछ ले कि अखिलेश जी के पूरे कार्यकाल में बताइए किस गुंडे को सरकार ने संरक्षित किया। नहीं, वो पूछने का मौका नहीं देते। सुनिए तो, और आपकी सरकार में ये बनारस वाले हैं, ये गोरखपुर वाले हैं, ये जौनपुर वाले हैं, आजमगढ़ वाले हैं, ये सुल्तानपुर वाले हैं, ये गिना दें लोग। हाँ, तो क्या बीजेपी के नेता एक्सपोज नहीं हो जाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नए दौर में है, डिक्टेटरशिप के दौर में है।
आप उनके साथ नहीं हैं, 100% हाँ में हाँ नहीं है तो आप उनके दुश्मन हैं। फिर आप पे चाहे छापा पड़ाना पड़े, चाहे CBI आए, चाहे ED आए, चाहे आपके साथ गुंडागर्दी कराए, चाहे आपके साथ कोई घिनौना आरोप लगा के मुकदमा लिखाया जाए, सारे काम करते हैं। इसलिए थोड़े दिन उनका प्रचार चल गया। अब 10 साल हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आएगा, और 13-14 साल हो जाएंगे दिल्ली में। कोई बहाना नहीं है। तो मतलब जनता समझ चुकी होगी, तब तक जागरूक हो चुकी होगी। जनता रोज पूछ रही है, कोई अभी भी जवाब पूछ कहाँ रही दे रहा है? जनता रोज पूछ रही है, क्या गुंडाराज नहीं चल रहा है? कोई बच्चा अपना किताब लेके भाग रहा है, उसका घर गिरा दे रहे हैं, किसी घर में आग लगा दे रहे हैं, जिंदा जल जा रहे हैं लोग। बुलंदशहर की घटना, सिपाही अपनी थाना अध्यक्ष जो महिला थी उसे पकड़ ले रहे हैं। ये योगी सरकार किसी दोषी पे कार्रवाई नहीं करती। इनको लगता है कि किसी अधिकारी की बेईमानी पे कार्रवाई हुई, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हुई, किसी की गुंडागर्दी पे कार्रवाई हुई, तो लोग ये मानेंगे कि योगी सरकार में गुंडा राज है। तो मतलब क्या एक्शन नहीं होगा तो क्या घटना छिप जाएगी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा सरकार मानती है, इसीलिए आप देखिए एक्शन कितना कम है। तो भाई देखिए, घटना होती है तो मीडिया में छप जाता है। जब मीडिया में छप जाएगा, आजकल तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है कि कहीं कोई बात होती है तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाता है। बस सोशल मीडिया में आता है। अंतर इतना रहता है कि पहले अखिलेश जी की फोटो चलती थी साथ, कि इनका राज है ये, और वो 3 दिन तक चलती रहती थी। मुझे याद है एक एक नेता का केस 2-2, 3-3 दिन तक टीवी ने उतारा ही नहीं। और यहाँ आता है, एक बार न्यूज़ चलती है, उसके बाद पीछे से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ से संदेश आ जाता है कि अब उतार लो, फिर उतार लिया जाता है। फिर सेकंड लाइन आती है कि जो पीड़ित था वो कैसे चरित्रहीन था, कैसे बदतमीज था, फिर उस पीड़ित में कमी निकाल के बैलेंस किया जाता है। ये जो बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है उससे जनता की राय बनने में थोड़ा समय लगा है, लेकिन मुझे बहुत पक्का मालूम है कि देश प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की जो छवि बनाई गई थी उसमें अमूल चूल परिवर्तन है। और आप भाजपा वालों के पोस्ट पे चले जाइए, सोशल मीडिया पे जो उनके पेड टाइप के चैनल हैं, जिनका आप खोलेंगे, जिस अकाउंट को खोलेंगे तो खोलते ही जो उनकी टैग लाइन्स हैं वो लिखी रहेंगी उनके प्रचार में, उसके अतिरिक्त आम जनता उनकी बात को शेयर नहीं करती। हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है। उदयवीर जी, ये बताइए कि ये जो राजा भैया थे, ये आपकी पार्टी में थे, मुलायम सिंह यादव नेताजी के साथ भी थे, अखिलेश जी के भी साथ थे, आखिर ये क्यों बीजेपी में चले गए? हालांकि बीजेपी में जाने के बाद मुझे लगता नहीं कि राजा भैया को कुछ मिला, मतलब कोई मंत्री भी नहीं बन पाए, जबकि भाई इंडिपेंडेंट वो जीते थे, तो क्यों गए? देखिए, माहौल बनाने वाली बात है, वो माहौल अच्छा बना लेते हैं। मुझे याद है जब शुरुआती दौर में वो राजनीति में आए थे तो राजनाथ सिंह जी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। हाँ हाँ। और वो निर्दलीय थे, निर्दलीय जीते। निर्दलीय अभी लगातार शायद जीत रहे हैं। उसके बाद उनके ऊपर संकट आ गया मायावती के समय, तो नेताजी साथ खड़े हुए। उस समय नेताजी ने ही साथ दिया था। और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है जब लोग कहते हैं कि ये वही राजा भैया हैं जिनको अखिलेश जी जेल पे रिसीव करने, अरे नेताजी ने आपका सम्मान बढ़ाया था, इसलिए अखिलेश जी को कहा था। अखिलेश जी इनको रिसीव करने, जब उनकी रिहाई हुई तो रिसीव करने गए थे। तो बात ये है कि नेताजी ने मदद की। 2017 तक जब समाजवादी में थोड़ा टर्बुलेंस था, तब 17 में वो अखिलेश जी के साथ चुनाव लड़े। तब नेताजी की बात नहीं कर रहे थे, तब अखिलेश जी की बात कर रहे थे। और 17 के बाद जब योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो जो कल कार्यक्रम हुआ है चंद्रशेखर जी का, पहले इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के नेता, नेताजी, अखिलेश जी, इनको बुलाया जाता था। अच्छा, ये कार्यक्रम हुआ, यशवंत सिंह जी MLC साहब उसे कराते हैं। तो उन्होंने योगी जी को बनाया। उस समय वो समाजवादी पार्टी के MLC थे। तो जब समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के में राजा भैया की सिफारिश पे उनको बनाया जाता था। राजा भैया के कोटे के MLC होते थे। उस समय 2017 में वो समाजवादी पार्टी के ही कोटे के MLC थे।
राजा भैया समाजवादी पार्टी के ही समर्थन से विधायक जीते थे और सिटिंग मिनिस्टर थे। 17 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी हारते ही यशवंत सिंह जी ने सबसे पहले योगी जी को बुलाया, मुख्य अतिथि, राजा भैया उसमें दूसरे अतिथि, और उसके बाद यशवंत सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया विधान परिषद से, समाजवादी पार्टी की सीट को योगी जी के लिए खाली कर दी, और योगी जी उस पर जीत के एज ए मुख्यमंत्री एमएलसी हुए, सदन के सदस्य हुए। तो छोड़ के तो नई सरकार बनी तो राजा भैया खुद गए ना। फिर राज्यसभा का चुनाव आया, कई लोगों से उन्होंने कहा कि हम वोट देना चाहते हैं। ये अभी वाला जो राज्यसभा, पिछला वाला ओके। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी से संपर्क किया गया कि वो वोट देना चाहते हैं, कि चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बहन जी को वोट नहीं दूंगा, जया बच्चन जी को दूंगा। तो उनको जया बच्चन जी को अलॉट कर दिया गया। डिनर में आए, जया बच्चन जी से खुद वादा किया कि मैं आपको वोट दूंगा। ये मतलब वोटिंग प्लेस पर नहीं, वोटिंग पहले जो डिनर होता है। अच्छा, डिनर पे ताज में लॉबी में खड़ा कहा ओनली अखिलेश, और अगले दिन चले गए बीजेपी के साथ। तो बीजेपी की सरकार है, ये तो सत्य है ही। इस सरकार के प्रभाव में, मोहब्बत में क्यों गए हैं वो जाने। अब उनको वहां सम्मान नहीं मिल पा रहा, इसमें हम क्या करें। उनको गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता, उनको सीटें नहीं मिलती। उनके परिवार में एक्सटेंडेड फैमिली कहिए, अक्षय प्रताप सिंह गोपाल जी, वो शुरू से इस पक्ष पे थे कि हमारी उपयोगिता और हमारा सम्मान समाजवादी पार्टी में ही सुरक्षित है, यहीं रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, उनका बात व्यवहार व्यक्तिगत मिलने पे सार्वजनिक रूप से यही रहा कि समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग ज़्यादा प्रभावी रहे, उन्हें छोड़ दी राजा भैया ने। अब उनकी ये दुर्गति हो गई कि खुद के लिए तो नहीं मिलता, जिस जगह से विधायक हैं और एक निर्दलीय विधायक है, वहाँ उनकी मनपसंद उम्मीदवार भी नहीं हो पाता बीजेपी से। भाई, जिस व्यक्ति बीजेपी के सांसद से उनका घनघोर विरोध था, हाँ, वही उम्मीदवार रहा। फिर उन्हें मजबूरी में अपना टोकरा लेके जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन करना पड़ा। 2024 में उन्होंने किसका समर्थन किया राजा भैया ने? नहीं, तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन लिया था। उन्होंने किया, वो भाजपा वाले का समर्थन नहीं कर सकते थे। इस नात मतलब क्या मजबूरी में किया? और क्या भाई, पार्टी के बारे में वो अच्छी राय न रखें। अखिलेश जी कोई सवाल भाजपा से कहें, उसका जवाब देने के लिए राजा भैया खड़े हो जाएं। जगह जगह कभी सदन में खड़े हो जाते हैं, कभी बाहर खड़े हो जाते हैं, और समर्थन समाजवादी के उम्मीदवार का करना पड़े। इससे ज़्यादा राजनीति में दुर्दशा, निरीता हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी शेर जैसी छवि बना रखी हो कि वो तो टाइगर हैं, है ना। ये जो मनोज पांडे को समाजवादी पार्टी ने इतना सम्मान दिया, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह और इस तरह के 7 एमएलए जिन्होंने राज्यसभा में वोट नहीं दिया था, इनमें से 3 को तो पार्टी ने बाहर कर दिया और बाकी को रखे हुए हैं। देखिए, तो ये जो 3 बाहर हुए हैं, क्या कोई इसके पीछे स्ट्रेटजी है, कोई प्लानिंग है? कुछ लोग मजबूरी में वोट दिए, उनकी तरह तरह की मजबूरी थी, सरकार ने उसने ब्लैकमेल किया। समाजवादी विचारधारा कमजोर और मजबूर लोगों के साथ रहने का नहीं, तो क्या 2027 में क्या ये तीनों साथ होंगे? अगर उन्होंने मजबूरी में दिया तो वो क्यों साथ रहेंगे उनके? नहीं, आपके साथ नहीं। अगर आप मुझसे मजबूर करके कोई मदद लेंगे तो मन से तो मैंने नहीं किया ना। तो जब आज़ादी मिलेगी तो मन से तो नहीं काम करूंगा। तो फिर पार्टी से निकाला क्यों? जैसे बाकी लोग पार्टी में बने हुए। कहाँ निकाला? नहीं, 3 को तो निकाल दिया ना। उन 3 को निकाला, जो बाकी तो ये मजबूर थोड़े हैं। अच्छा, ये मौका परस्त है। ये मौका परस्त हैं। देखिए, मनोज पांडे और राकेश, ये लोग तो 2017 के बाद ही चले गए थे। 19 के चुनाव में इन्होंने खुले में स्मृति ईरानी जी को चुनाव लड़ाया था, राकेश ने। 22 के चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी से अपना टिकट तय करके आ गए थे। राजनीतिक सब लोग जानते हैं, लेकिन इनके विज्ञान ने इन्हें ये समझाया कि सपा की सरकार आ रही है 22 में। अच्छा, टूट फूट हुई, बहुत सारी बात हुई।
तो इस नाते इधर खड़े हो गए। हाँ, अब बताइए, कहते हैं सनातनी। अरे तो क्या पहले सनातनी नहीं अरे थे? भाई, सनातनी राम मंदिर आंदोलन चला तब आप समाजवादी पार्टी के साथ थे। जब भाजपा से आमने सामने का विरोध रहा तब भाजपा के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ थे। मंदिर में समाजवादी पार्टी के विधायक रहते, मंदिर में चंदा दिया तो पार्टी ने किसी ने कुछ नहीं कहा। जब केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है इटावा में, माननीय अखिलेश जी बनवा रहे हैं, उसके नाम शालिग्राम जी की शिला आई, भगवान शालिग्राम जी की, उस पर नारियल उछल उछल के फोड़े कार्यालय में। और 22 का रिजल्ट आते और हम लोग जो है सनातनी नहीं रहे। जो इन्होंने पाप कर दिया, अपराध कर दिया था भाजपा वालों के सामने, 22 में वादा करके भाग गए थे। इन्होंने सोचा 22 में सरकार बनी, अब दोबारा सरकार जल्दी आएगी नहीं, इसलिए इन्होंने राज्यसभा के चुनाव को एक अवसर के रूप में लिया। न ये सनातनी हैं, न किसी के वफादार हैं। योगी जी भी वफादारी देख चुके हैं इनकी, जो 22 में इंतजार करते रहे कि टिक भी ए भी फार्म लेने आ रहे हैं और उन्होंने समाजवादी से नामांकन कर दिया। हम तो उनकी वफादारी, गद्दारी सब देख ही रहे हैं। नहीं तो आपने फिर 22 में क्यों टिकट दिया? नहीं, हाँ, उनकी गुपचुप डीलिंग क्या हो रही है वो तो बाद में मालूम पता नहीं चला, तो बाद में मालूम चला। हमारे तो सिटिंग विधायक थे और सिटिंग विधायक थे, और ये काम और वो काम, और वहाँ अमेठी रायबरेली कांग्रेस लड़ती है। तो उन्होंने इलेक्शन में क्या किया, वो डायरेक्ट कांग्रेस ने हमसे शिकायत भी नहीं की। इस वजह से कांग्रेस की लीडरशिप भी इसमें रही कि हम तो जीत लेंगे, उनकी डायरेक्ट उनसे भी बातचीत थी। मिलते तो सब कांग्रेस के नेताओं से भी थे, क्योंकि हमारे सांसद हैं, हमारे लाभ भी लेते थे कांग्रेस की सरकारों से ये लोग। तो इसलिए 22 में उन्हें देखने लगा कि अब सरकार तो आएगी नहीं। परेशान तो 24 के रिजल्ट से हैं। तो 24 के रिजल्ट से अगर परेशान हैं तो वो अखिलेश यादव के खिलाफ क्यों बोलते, और क्यों फिर अखिलेश यादव पार्टी में तो थे ही? क्योंकि वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो मौका परस्त हैं, गद्दार हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि वो मजबूर लाचार नहीं हैं, इसलिए उनको समाजवादी पार्टी प्रेशर नहीं देगी। इसलिए सोचते हैं कि और ज़्यादा भाजपा का इंजन का, भाप के इंजन का कोयला बनो। इसलिए दिन रात कभी मंदिर में रोते हैं, कभी मस्जिद में रोते हैं, हर जगह कहते हैं हमको पूजा नहीं करने दी, हमको दर्शन नहीं करने दिया, हम सनातन को जिंदा रखेंगे। अरे भाई, आप 15-15 साल भाजपा के विपरीत रह के समाजवादी पार्टी में, और बता रहे हैं सनातन की इन्हें अभी चिंता हुई है। और जो बाकी लोग हैं, पूजा पाल और बाकी जो लोग हैं, वो सब मजबूर लोग हैं। किसी का कुछ फंसा, किसी को ब्लैकमेल किया, किसी को डराया गया, मतलब वो और कमजोर लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। नहीं, वो तो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या बात हो रही है। मैंने तो मूल रूप से आपको ये बता दिया कि ये बेसिकली बेईमान, धोखेबाज, गद्दार हैं। एक विधायक कहता है कि मैं जिंदा, मुझे भाजपा सपा वाले मार के निकाल देंगे तब भी मैं नहीं जाऊंगा, शरीर का खून भी निकल जाएगा तो घर में पड़ा रहूंगा, लेकिन मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। वो बता रहा है कुछ और। एक दूसरा विधायक वो बता रहा है कि मैं सनातन के लिए, अरे सनातन 22 में नहीं था क्या भाई? हमारे ऊपर धार्मिक, गैर धार्मिक होने के आरोप तो धीरे धीरे कम होते आ रहे हैं, पहले ज़्यादा थे, तब तो आप थे। तो मौका परस्त हैं, कुछ बिजनेस व्यापार खोले हैं, सत्ता के साथ रहने की ललक थी। ऐसे लोगों को पार्टी को स्वीकार मेरी समझ से नहीं करना चाहिए, ये वो भी जानते हैं। हम अखिलेश यादव जी सरकार से हट गए 2017 में, एक दुर्घटना हुई एक तरीके की, पार्टी में टूट जैसी स्थिति पैदा हो गई। ये क्या नेताजी समझ नहीं पाए या अखिलेश जी समझ नहीं पाए? दोनों लोग अगर एक रहे होते, शिवपाल यादव भी एक रहे होते, तो शायद ये स्थिति नहीं पैदा होती। मेरा जो एनालिसिस है, दो चीज़ें हैं। एक तो है स्वाभाविक प्रक्रिया। जब मोदी जी आए तो अडवाणी जी का कुछ और सोच थी, सुषमा स्वराज की कुछ और सोच थी, जोशी जी की, मुरली मनोहर जोशी कुछ और सोच थी, वरिष्ठ लोग थे। आज बिहार में वहाँ के राजनीतिक परिवारों में कुछ बात चल रही है, कांग्रेस के अंदर भी पीछे पीछे कई बातें आती रही।
तो ट्रांजिशन का जो फेस होता है, जब लीडरशिप चेंज होती है तो कुछ इश्यूज तो आते हैं। दूसरा, इस देश के सत्ता दल ने राजनीति इस तरह की कि या तो दल की पूरी लीडरशिप खाली कर दी, या तो दल के नेता को टारगेट कर लिया, या तो दल को दो फाड़ करा दिया। उसी तरह का प्रयास, प्रचार प्रसार, अमर सिंह जी जिंदा थे, उनकी मार्फत बहुत सारी चीज़ें हुई, बीजेपी ने कराया। हमारे लिए वो एक बुरे स्वप्न की तरह है। उस समय कई बातें हम लोगों ने भी अपनी हैसियत से ज़्यादा बोली, उछल कूद की, ठीक बात है, तो जो सामान्य तौर पे हम नहीं कर सकते थे, और उसके बारे में भी लोगों का सोचना कुछ और है, हमारी नज़र में सच कुछ और है, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की गई कि समाजवादी पार्टी दो फाड़ हो जाए। तो क्या ये अमर सिंह की साजिश थी? बिल्कुल साजिश थी, कैसे नहीं थी। और अमर सिंह मुलायम सिंह के, सॉरी, बीजेपी के इशारे पर ये कर रहे थे? देखिए, नेताजी एक भावुक व्यक्ति थे। नेताजी ने अपनी पूरी लाइफ में अपनी व्यक्तिगत चीज़ों से ज़्यादा अपने साथियों को, अपने समाज को ज़्यादा सम्मान महत्व दिया। तो नेताजी के संपर्क में जो लोग थे वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण, भाजपा के षड्यंत्र के कारण कुछ चीज़ें मिस कम्युनिकेट करते रहे। अच्छा। और पुत्र तो पिता के लिए हमेशा पुत्र ही रहता है, रहेगा। वो पिता बहुत कम होता है जब लीडर देखने लगे, ठीक है। तो खैर, नेताजी का अपना वो एक स्नेह करने का भी तरीका था कि वो ज़्यादा चिंता करते थे। चिंता में उन्होंने कई बातें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहीं, लेकिन सारा झगड़ा सरकार का था। सारा झगड़ा सरकार का था? सरकार में सरकार गई 2017 में। हाँ। सारे भड़काने वाले, सारे कम्युनिकेट दुष्प्रचार करने वाले, सारे गुमराह करने वाले, पर्दा डालने वाले भाग गए। हाँ। और वो लोग सब एक रहे। हाँ। कोई कभी कोई बाधा, कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद कोई ऐसी विवाद जैसी स्थिति अखिलेश जी और नेताजी के बीच में कुछ नहीं आया? बहुत चरम पे जब बातें थी तब भी मैंने ये महसूस किया, अगर किसी व्यक्ति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहा कि मैं नेताजी के बारे में कोई बात कही, तो अखिलेश जी ने हमेशा कहा कि नहीं, नेताजी का ख्याल रखना, नेताजी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, किसी बात से नाराज हों तो मुझे बताना। और कई ऐसे लोग जो सम्मान के योग्य नहीं थे, वो इसलिए सम्मान पा गए क्योंकि वो नेताजी के कृपा पात्र थे, या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगता था कि वो नेताजी को कि वो बात समझते हैं, उनकी मन में कोई शिकायत होती है, नाराज़गी होती है तो हमको बता देते हैं। किस वजह से? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगता था कि चलिए, क्योंकि नेताजी ने ही पार्टी बनाई, उनके पिता हैं, उनसे ज़्यादा कौन समझता उस बात को। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए वो कोई भी काम नेताजी की इच्छा के दाएं बाएं नहीं करना चाहते थे। लेकिन वो एक दौर आया जब लोग पार्टी ही छीन लेना चाह रहे थे। हाँ, वो नेताजी से कभी कोई बात थोड़ी थी। कभी मुख्यमंत्री नेताजी ने बनाया, कभी अखिलेश जी ने तो जीवन में एक बार बोला नहीं कि मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा। वो तो नेताजी ने, वो तो हमेशा नेताजी से कहते रहे कि आप बनिए, आप बनिए। तो और पूरी पार्टी ने उस समय, नेताजी ने 3 दिन का टाइम लिया था, पूरी पार्टी को अकेले अकेले बुला के सलाह ली थी। अच्छा, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने से पहले सबसे। तो सब लोग बहुत खुश थे क्योंकि उनको लगता था कि समाजवादी पार्टी एक छवि में जो जकड़ गई है, उससे एक अलग तरह का छवि। अखिलेश जी ने चाहे उसमें 2%, 5%, 10% प्लस किया हो, लेकिन कुछ नया कलर दे दिया है। जो डीपी यादव पर निर्णय हुआ, हाँ, जिस तरीके कुछ से, और निर्णय हुए, जिस तरीके से माफियाओं के खिलाफ जिस तरीके से अखिलेश जी ने फील्ड में निकले, भाई इतनी लंबी रथ यात्रा, गांव जाना, एक एक आदमी को व्यक्तिगत, तो इस तरह से अप्रोच किया कि समाजवादी पार्टी की इमेज, और नेताजी ने जो फाउंडेशन, मजबूत फाउंडेशन रखी थी, उस पर ऊपर की बिल्डिंग बहुत तेज़ी से बनी। तो पूरी पार्टी खुश थी कि हमेशा ये चिंता होती है कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा। नेताजी की सक्रिय राजनीति में रहते, खुद शारीरिक रूप से स्वस्थ, राजनीतिक रूप से मजबूत रहते, उनके लड़के को जनता ने एक्सेप्ट कर लिया है। हमारी फ्यूचर की लीडरशिप आ गई है और अब आगे 30-35 साल तक कोई टेंशन नहीं है कि हमें लीड कौन करेगा। तो इसलिए वो बहुत ही सकारात्मक भाव से पूरी पार्टी ने लिया था और सब ने नेताजी से, कुछ लोग तो होते हैं जिनकी रुचि नाराज़गी होती है कुछ और,
इस बात की भी नाराज़गी होती है कि हम नेताजी के ज़्यादा क्लोज हैं, अखिलेश जी नेताजी में अंतर नहीं है, लेकिन अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो गए तो हम उनसे उस तरह बात नहीं कर पाए, ऐसे भी लोग होते हैं। वो तो अलग बात है, लेकिन बड़े स्तर पर पूरी पार्टी ने नेताजी से कहा कि सर ये आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, अखिलेश यादव जी को जब आपने अपने सक्रिय राजनीति में रहते आपके बेटे को लोगों ने लीडर एक्सेप्ट कर लिया है और उन्होंने निर्णय लिया। तो 2017 में पार्टी तो कौन तोड़ रहा था, पार्टी कौन हाईजैक करना चाह रहा था? क्योंकि ये एक बुरे सपने की तरह है, हम लोग उसे बार बार याद नहीं करना चाहते। अल्टीमेटली सब अपने ही हैं, अपने ही थे, अपने ही हैं। थोड़ा बहुत भटकाव दुराव ये रहा वो जो दूर चलता है, लेकिन उसके पीछे बड़े स्तर पे दो ही लोग थे, एक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और दूसरे अमर सिंह साहब। उन्हीं लोगों ने कन्फ्यूजन फैलाया, उन्हीं लोगों ने मौके के समय के परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में चल रहे नेता, मंत्रिमंडल तो 60 ही लोगों का बनना है, 20 नहीं बन पाए, तो ऐसे लोगों को पकड़ा जा सकता है। तो पाने वाले हमेशा कम होते हैं, हाँ, जो और नहीं पाने वाले ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों की भावनाओं को भड़काया गया, उनसे बहुत सारा दुष्प्रचार कराया गया, तरह तरह की चिट्ठियां नेताजी को दिलवाई जाती थीं क्या, और नेताजी को ये एहसास कराया जाता था कि आपकी लीडरशिप में सबको भरोसा है, अखिलेश जी की में नहीं है। ये उनको इल्हाम तब हुआ जब 2017 का चुनाव है। मतलब बीजेपी चाहती थी कि अगर पार्टी में टूट हो जाएगी तो बीजेपी के लिए रास्ता बन जाएगा, आसान हो जाएगा, और शायद यही हुआ भी। हम एक जानना कुछ बातें मेरी सीमा के बाहर की हैं, जैसे कुछ अन्य दलों को समझाया गया कि आप माइनॉरिटी के कैंडिडेट ज़्यादा लड़ाइए, आप ज़्यादा मुसलमान लड़ाएंगे, अगर वो वोट आपकी तरफ चला गया तो आपको हम चीफ सपोर्ट करके चीफ मिनिस्टर बना देंगे, और अगर आपकी तरफ नहीं आया, उन्होंने शायद 100 से ज़्यादा लड़ाया था मुस्लिम। ठीक, तो ये उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री ने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की अपने दल के हिसाब से, कुछ कन्फ्यूजन हमारे दल में फैलाया, कुछ उनके दल में फैलाया, और उसका लाभ उन्हें मिला, उसका लाभ उन्होंने लिया और बीजेपी जीत गई। लेकिन बीजेपी तो जीत गई, लेकिन कांग्रेस से जब गठबंधन 2017 में हुआ, वो गठबंधन जमीन पर क्या नहीं उतर पाया या क्यों? और भी पीके जो सबसे बड़े रणनीतिकार हैं, मतलब उस समय पीके का नाम हुआ करता था कि पीके ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनवा दिया, तो पीके आखिर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन कराए और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, गठबंधन नहीं जीत पाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, देश में भाजपा से बड़ी पार्टी कोई है आज की तारीख में? नहीं है। प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद है ना? तो कोई अगर व्यक्ति भाजपा और प्रधानमंत्री दोनों का स्ट्रेटेजिस्ट हो, नहीं, प्रधानमंत्री के स्ट्रेटेजिस्ट तो नहीं थे, वो प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी के स्ट्रेटेजिस्ट। हाँ, तो फिर प्रधानमंत्री मोदी बन गए, उसके बाद नहीं, उसके बाद तो उनको बाहर हो गए, तो फिर उन्हें वहां से हटना क्यों चाहिए था? नहीं, अब जो भी परिस्थिति रही हो, कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी का एक स्ट्रेटेजिस्ट बन के मदद करे हमारी और अखिलेश जी को सीएम बना दे, फिर इस प्रदेश की दूसरी पार्टी उसे अपना स्ट्रेटेजिस्ट बना ले। बीजेपी से बड़े पैसे वाली कोई पार्टी नहीं, सत्ता में कोई पार्टी नहीं, तो आप बताइए, सब तरीके से जो पावरफुल पार्टी है उसको छोड़ के वो कहें कांग्रेस वाली कमजोर हो रही है, हम इसको स्ट्रेटेजी बना के ऊपर बढ़ाते हैं। नहीं, कांग्रेस ने संपर्क किया था शायद उनसे, उन्होंने बीजेपी ने छोड़ा क्यों? अब ये तो पीके बता सकते हैं। प्रश्न ये है, इस मुद्दे पर कभी इस सवाल में भी जवाब है, कभी मैंने पीके से इस सवाल में भी जवाब है। ठीक, तो जो 17 का गठबंधन हुआ, क्योंकि 17 का गठबंधन में हम लोग उलझे रहे और हम लोग के सामने सवाल आ गया कि अपनी पार्टी बचाओ। अच्छा, पहला था कि पार्टी बचाओ भाई, जब हमारे सिंबल को लेके मतभेद चल रहा है, बहुत तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो सोशल अलायंस पे हमारा फोकस नहीं रह पाया। हमारे सहयोगी दल को, हमारे जो विपक्ष में दूसरा दल था, उसको मुस्लिम की तरह डाइवर्ट कर दिया। पूरा बैकवर्ड, मोस्ट बैकवर्ड इस वोट को ये समझाया गया कि आपका तो सारा हिस्सा हक जो है यादव समाज खा गया। हाँ, ये भी एक बड़ी चर्चाएं चलती रही। बड़ी जातियों को कहा गया कि आपकी पार्टी है, तो एक बड़ा पॉजिटिव अलायंस बन गया बीजेपी के फेवर में। यही तो बात हम कहते हैं। कब तो यादव 10 साल से सरकार में नहीं है, समाजवादी पार्टी सरकार में नहीं है,
अब ये हक हिस्सा कौन खा गया? भाई अखिलेश जी तो राजनीति में हैं, सरकार में नहीं है। उन्होंने 2024 के इलेक्शन में सब समाज के लोगों को मौका दिया, हिस्सेदारी दी, भागीदारी दी, सबको सहयोग में लिया। 2022 के इलेक्शन में सारे क्षेत्रीय नेता जो भिन्न भिन्न जातियों के थे उनको सम्मान दिया, एकजुट किया। आज कोई कहीं चला जाए, निषाद पार्टी के संजय निषाद, उनको उनके पार्टी को, उनके परिवार को पहला बड़ा पद समाजवादी पार्टी की देन है। सांसद गोरखपुर से लड़ाया और योगी जी मुख्यमंत्री बने। ओम प्रकाश राजभर जी को जब भगा दिया था योगी जी ने अपने यहाँ से, सीधा मंत्री वाली गाड़ी लेके अखिलेश जी के यहाँ पहुंचे थे, तो साथ दिया, मान दिया, सम्मान दिया। इतनी सीटें थी जितने कभी नहीं मिली थी। कोई भी छोटा दल जो हमारे संपर्क में आया, अपना दल का दूसरा धड़ा, उनको विधायक बनाया। पहला राजनीति का बड़ा पद उनकी पार्टी और उनको समाजवादी पार्टी के सहयोग से मिला। तो अखिलेश जी ने तो सबका मान सम्मान रखा, और हम लोग तो लगातार कह रहे हैं कि हम राजनीति में हैं, राजनीति में मान सम्मान दे रहे हैं। आज आप सांसद देखिए, विभिन्न जाति वर्ग के सांसद सब जगह से समाजवादी पार्टी के हैं, इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं। और समाजवादी पार्टी का ये वादा है, अगर सरकार में आएंगे तो प्रशासनिक सामाजिक चीज़ों में भी उसी तरीके से हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी। अगर आप जिले में मुड़ के देखेंगे तो आपको पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों के लोग भी कुछ न कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे नजर आएंगे। मतलब अफसरों की जो पोस्टिंग होगी समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो भी पीडीए के हिसाब से होगी? नहीं, पीडीए नहीं, पीडीए तो है ही। हाँ। पीडीए तो सामाजिक न्याय दिलाने की हमारी रणनीति है ही। लेकिन हमारा नारा है कि जाति जनगणना हो और जाति धर्म के, जाति की जो संख्या है, अनुपात है, उसके हिसाब से सबको हक, सम्मान, हिस्सा मिले। हम योग्यता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन ये मान लेना कि एक वर्ग योग्य है बाकी सब अयोग्य हैं, ये भी मानसिकता ठीक नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी का मानना है कि इस जाति धर्म के झगड़े में फंसा के पूरी विकास की यात्रा को रोके दे रहे हैं, आदमी के रोजी रोजगार के सवाल को ख़त्म कर दे रहे हैं। इसलिए एक बार तय हो जाए, जनगणना हो जाए, सबका पता लग जाए किसकी समाज में क्या पोजीशन है, और उसके हिसाब से एक नीति बने और सबको हक सम्मान मिले। मुझे कुछ छोड़ना पड़े आपके लिए या आपको मेरे लिए छोड़ना पड़े, तो अगर आपको ये पता है कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मिश्रा जी के पास कम था, मुझ पे ज़्यादा था, तो आदमी भी संतुष्ट हो जाता है। और आप ज़बरदस्ती मुझसे छीनने लगे बिना मुझे संतुष्ट किए, बिना किसी डेटा के, बिना किसी तर्क के, तो मैं कहूँगा ये तो गुंडागर्दी है। तो इसलिए सामाजिक आंकड़े सामने आए और उसके हिसाब से सबको न्याय सम्मान देने के पक्ष में। ये तो जातिगत जनगणना तो मुझे लगता है अभी बहुत वक्त लगेगा इसकी रिपोर्ट आने में, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है, पूरा करें। नहीं करेंगे तो जनता मौका देगी, हम लोग करेंगे। अच्छा, जब आपकी सरकार बनेगी केंद्र में तब तो करेंगे, क्योंकि जनगणना तो केंद्र का विषय है। प्रदेश में बनेगी तो प्रदेश में भी कर देंगे। मतलब अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो जातीय जनगणना जो प्रदेश सरकार पर रास्ता है उस रास्ते से हम कर सकते हैं। नहीं, बिहार ने कराया है, अभी तेलंगाना ने कराया है, कर्नाटक ने कराया है, कराया तो देखिए भाव होना चाहिए काम करने के लिए, रास्ते बन जाते हैं। हाँ, भाव तो होना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स चल रही है, अखिलेश यादव की एक बात तो मैं बहुत अच्छे से देखता हूँ, मुझे बड़ा पसंद भी आता है कि अखिलेश यादव जिस किसी से भी मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए मिलते हैं जी। और मुझे लगता है कि ये लोगों को इंटरेक्ट करता है। तो कितने लोगों से उनकी मुलाकात हो पाती होगी, क्योंकि हर आज अब जमाना मुलाकात का ही नहीं रह गया, अब तो एक फोटो का भी रह गया है कि मुलाकात होते फोटो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि देश के 3, 4, 5 बड़े नेता मिल जाएं और ये कंपटीशन हो जाए कि कितने लोगों के साथ उनके फोटो हैं, तो वो 5 नेताओं का टोटल कलेक्शन भी अखिलेश जी को मैच नहीं कर सकता। क्योंकि वो आते हैं, ऑफिस बैठते हैं, चाहे 10 सेकंड को मिलके हाथ मिलाएं, लेकिन बात जरूर करते हैं जो लोगों से मिलते हैं। अब मान लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस दिन 200 लोग पहुंच गए तो प्रेस के बाद नमस्कार ही हो सकता है, लेकिन आमतौर पे जब भी बैठते हैं एक लाइन लगा के सबसे मिलते हैं, और मिलने के बाद जो उसमें कोई समस्या बताता है, कोई तर्कपूर्ण बात कोई कहना चाहता है, उनको लगता है कि इसकी बात को थोड़ा देर से सुनने की ज़रूरत है, तो उसको अलग भी कराते हैं,
उससे बैठ के भी सुनते हैं। और थोड़ा हमारी पार्टी का नेचर शुरू से ऐसा रहा है कि वर्कर के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत रहता है। हमारे नेताजी का भी बहुत रहता था, अखिलेश जी का भी। वही पार्टी आगे चल रही है तो वही आदत भी लोगों को है। और नेताजी को सीनियर लीडर्स से 1 to 1 थे, अखिलेश जी सीनियर्स तो हैं ही, अब जो जूनियर भी सीनियर हो रहे हैं उनसे भी हैं, तो संख्या भी बढ़ रही है, तो 1 to 1 कॉन्टेक्ट रहता है। इसका फ़ायदा नुकसान भी होता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे मिला जाता है, उनकी बात कही जाती है, सुनी जाती है, और उसके बाद जो कर पाते हैं विपक्ष में रह के वो किया भी जाता है। नेताजी का एक स्मारक बन रहा है इटावा में जी, वो कब तक बन जाएगा? क्या 17-27 से पहले बन जाएगा या? मुझे भरोसा है बनना चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअली टाइमलाइन तो नहीं जानता हूँ, क्योंकि वो स्मारक का काम शुरू हुआ है और मैंने नक्शा भी देखा है उसका। काफ़ी भव्य और बड़े मन से हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि हमारा सरकारों में भरोसा नहीं है। जेपी जैसों के साथ न्याय नहीं किया सरकारों ने, जो जेपी आंदोलन के प्रोडक्ट थे। अखिलेश जी ने जेपी एनआईसी बनाया, कितने लोगों ने बनाया? देखिए, जेपी एनआईसी की बात कहीं मैं पेपर में पढ़ रहा था कि अखिलेश जी ने कहा कि अगर ये सरकार बेचे तो मैं खरीद सकता हूँ, समाजवादी पार्टी खरीद सकती है। हाँ, तो क्या करेगी वहाँ? जेपी एनआईसी बनाया, खरीद करके क्या करेगी उसको? एक तो जेपी से भावना, तो क्लब था, क्या जेपी से भावनात्मक लगाव भी है, और वो सामाजिक सरोकार की बिल्डिंग है, कोई क्लबिंग के लिए अकेले नहीं है। हाँ, उसमें होटल्स भी था, बहुत सारी चीजें। होटल्स एक चीज है। एक्चुअली हमारे साथ क्या होता है कि जो एक चीज लोग पकड़ लीजिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, कन्वेंशन सेंटर है, म्यूजियम है, क्यों नहीं जेपी के नाम से वो बिल्डिंग चल सकती है, उनके तमाम चीज़ों का सामाजिक प्रयोग हो सकता है। और हमने जिस मन से बनाया है, जिस योजना और विजन के हिसाब से बनाया है, उस विजन के हिसाब से चला सकते हैं। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता हैं, सबकी मदद लेके लेना पड़े तो ले लेंगे। ये जो एमआईएम है, ये उत्तर प्रदेश में भी आकर के चुनाव लड़ती है जी, और उनका पूरा फोकस मुस्लिम वोट पर रहता है जी। जो वोट आपकी तरफ जी रहता है, मतलब समाजवादी पार्टी को ही मुस्लिम वोट देता है जी। एमआईएम के साथ क्या कोई आपका कोलैबोरेशन नहीं हो सकता है कि, और अगर नहीं हो सकता है तो क्यों? क्योंकि कई बार ओवैसी साहब ने कहा भी कि मैं तो समाजवादी पार्टी से अलायंस चाहता हूं कि हमको कुछ सीटें वो दे दें। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि जो टीवी के माध्यम से बात कही जाती है वो सच नहीं होती। नहीं, ये बात तो ओवैसी साहब ने मुझसे कही थी। जिनको कोलैबोरेशन करना होता है नहीं, ये बात तो ओवैसी साहब ने मुझसे कही थी। आपको पता होगा शायद, पता नहीं, पता है कि नहीं। ओवैसी साहब और अखिलेश जी पार्लियामेंट में एक समय में बराबर में बैठते थे। हाँ, बैठते थे बराबर में। तो क्या जरूरत है किसी टीवी चैनल की? आपस में बात कर सकते हैं। तो क्या वो जानबूझ करके नहीं करना चाहते हैं क्या? देखिए, मैं नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता। मतलब हमको ऐसा लगता है जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि उसके वोट का प्रयोग कहाँ हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है। एक आध बार गलत दे देती है तो डालने के रिजल्ट आते ही उसे समझ में आ जाता है कि गलत डाल दिया। कई जगह ऐसा मैंने देखा है। ठीक। तो जिस तरह की कैंपेन रेज की जाती है, हमको देखना पड़ता है कि हमारा वोट जोड़ने के लिए कैंपेन रेज हो रही है या विपक्ष का वोट इकट्ठा करने के लिए कैंपेन हो रही है। कई बार लोग ऐसे छोटे नेता करते हैं, मंच पर खड़े होकर किसी एक व्यक्ति की इतनी बुराई कर देते हैं या इतनी तारीफ कर देते हैं कि उसके विपरीत दूसरा वोट इकट्ठा हो जाए। समाजवादी पार्टी का लाइन बहुत क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब को खराब किया है और इस पर ज़्यादा फोकस करने के कारण विकास का रास्ता छोड़ कर दिया, विनाश कर दिया। इसलिए अगर देश को डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाना है तो हमको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि हराना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती है और उसने राम मंदिर बनवाया अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवाया। ये अलग बात है कि राम मंदिर बनने के कुछ ही दिन बाद चुनाव हुआ, बीजेपी हाफ हो गई, लेकिन अखिलेश यादव जी अयोध्या की सीट जीते, उनकी पार्टी ने जीता, अवधेश प्रसाद ने। अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं गए। और हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, हम क्या देश में
अयोध्या ही भगवान राम का मंदिर है। नहीं, कतई नहीं है, बाकी जगह नहीं है। कहीं भी जा सकते हैं। अखिलेश जी तो मेरे सामने, मैं एक बार तो 2 बार मैं उनके साथ रहा। उन्होंने चित्रकूट में परिक्रमा की 2 बार। चित्रकूट में जो पूरी परिक्रमा है, हाँ, करीब 5 किलोमीटर की। हाँ, कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की 2 बार। अखिलेश जी अपने हिसाब से पूजन और जो धार्मिक अपना वो है करते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों तय करना चाहती है कि कब जाएंगे, क्यों जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो आरएसएस के चीफ से क्यों नहीं पूछते कि वो कब जाएंगे? पहले अपने वालों से तो पूरा दर्शन करा लें। हमसे पूछते हैं, हम चले जाएं तो हमारा विरोध कराएंगे, नारा लगवाएंगे। हम ना जाएं तो कहेंगे ये आए ही नहीं। दोनों बातें हैं। अगर हम चले जाएं तो वहां 100 लोगों को झंडा लेके खड़ा कर देंगे। आपको याद होगा पीताम्बरा यज्ञ हो रहा था यहाँ, अखिलेश जी को आमंत्रित किया गया था। अखिलेश जी आमंत्रण में गए तो विद्यार्थी परिषद वाले पूरे काले झंडे लेके खड़ा हो गए कि धर्म के विरोधी हैं, यहाँ क्यों आ गए? अरे भाई, आप ठेकेदार हो, जो पूजा करा रहा है उसने बुलाया। वहाँ के पूजा कराने वाले साधु संतों को समस्या नहीं है, आयोजक को समस्या नहीं है, आप कौन हो? तो वो एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं राम मंदिर से। तो लेकिन उस पर वो सफल भी हैं, क्योंकि हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है, सफल नहीं है। बीजेपी उसी की वजह सफल नहीं है, 2000 सफल नहीं है। क्यों? जब तक लड़ा रहे थे तब तक मतलब हिंदू मुसलमान लड़ा रहे थे, पा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एजेंडा चेंज किया। वो एक विषय पे 2 बार चुनाव नहीं लड़ते। फिर मोदी जी ने कहना शुरू किया मैं पिछड़ा हूं, पिछड़ा हूं। फिर सामाजिक न्याय पे आए, फिर यादव वर्सेस गैर यादव किया, हिंदू समाज को बांटने का काम किया ना। कहाँ हिंदुत्व है जब हिंदू समाज को बांट रहे हो? अब उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे। लोग पूछ रहे हैं मौर्य जी के सम्मान का क्या हुआ, निषाद जी के सम्मान का क्या हुआ? जो आप बताते थे कि हम पूरा सत्ता का लाभ पीड़ित, वंचित, शोषित वर्ग को मिलेगा, वो क्यों नहीं मिल रहा? तो अब उन्होंने कहा कि केवल 2 जाति हैं देश में, गरीब अमीर, क्या क्या कहा। तो वो बात बदलते हैं। और राम मंदिर जो है उनके धार्मिकता का कम प्रतीक बना। इधर जो भ्रष्टाचार हुआ राम मंदिर में, क्यों आपको नहीं पता? एक आदमी से उन्हीं की पार्टी के जुड़े लोगों ने जमीन ली 2 करोड़ में, और 10 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, 36 घंटे बाद राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दी 9 करोड़ में। हाँ, ये घटना तो ये 7 करोड़ कहाँ गए? सड़कें जो बन रही हैं भाई, अयोध्या की सड़क और लखनऊ की सड़क में कोई अंतर है क्या? किस कीमत पे बन रही है? कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। रामपथ का हाल आपने देखा? रामपथ पे अभी हाल देखा? तो क्या जनता देखती नहीं है? भगवान राम तो देख रहे हैं, लेकिन जनता कहती होगा वही जो राम रचि राखा वही कहते हैं, तभी तो हारे। हमने थोड़ा रच के रखा है कि भाजपा हारेगी 24 में। राम नहीं रचा होगा, होगा वही जो राम रचि राखा। मतलब आप लोग भी वही हैं, वही जो राम रच राखा पर हैं। जैसे बीज मैं तो भाजपा के स्टैंडर्ड से जवाब दे रहा हूं। हमारा तो अपना, देखिए हमारा तो अपना विचार है, समाजवाद ही राम राज्य है। ये वाकई में ये समाजवाद आखिर है क्या? ये थोड़ा सा आप इसको डिस्क्राइब करिए, चूंकि आप पुराने जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं। जेएनयू इसमें नहीं है, लेकिन समाजवाद का मतलब ये है कि हम लोग, जैसे लोहिया जी ने बात की, संभव समानता, संपन्नता के साथ समानता। आप संपन्न होइए, लेकिन समानता लाने के लिए भी काम करिए। तो सरकार की ऐसी नीतियां होंगी कि ये कल्याणकारी राज्य रहेगा, सबसे कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति की मदद करेगा, जो संपन्न लोग हैं उनको कुछ टैक्स लेगा, कुछ ऐसी नीतियां बनाएगा जिनसे कि वो योगदान देंगे। और इसकी पूरी साइंस है। अच्छा, कि कैसे अगर फैक्ट्री का मालिक टैक्स देता है, वो मजदूरों पर खर्चा किया जाता है, मजदूर को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलती है, तो एक स्किल्ड लेबर बिना पढ़े लेबर से ज़्यादा अच्छा होता है, एक स्वस्थ लेबर बीमार लेबर से ज़्यादा अच्छा होता है। फैक्ट्री बंद होती है तो लेबर का भी काम जाता है, लेबर बीमार होता है तो फैक्ट्री का भी काम रुकता है। किसान को खेत में अगर मजदूरों की ज़रूरत है तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो समाजवाद ये कहता है कि सबको संपन्न और स्वस्थ और शिक्षित करिए, ये देश के हित में, आपके भी हित में है। तो हमें ऐसी नीतियां बनानी हैं कि जो सामाजिक दूरी है,
उसको कम करें, विकास की, एक मान सम्मान की, उसको कम करें। बराबरी, समता और समानता के आधार पर समाज बने। ये लोहिया जी ने बनाया था इसको, नहीं, ये विचार उनके सारे देखिए ये तो पुरानी पूरी एक यूरोप से चली यूरोपियन अवधारणा है, भूखंड, वही मैं और जानना इसमें चाह रहा समय समय पे तमाम तरह के समाजशास्त्रियों ने अपना योगदान दिया है। था। इसको समय के साथ, परिस्थितियों के साथ ढाला गया है। हर देश काल परिस्थिति में कोई नीति सही नहीं होती। लोहिया जी ने हिंदुस्तानी परिप्रेक्ष्य में कहा, कुछ चौधरी साहब ने किसान के एंगल को जोड़ दिया, बाबा साहब ने सामाजिक ऊंच नीच के एंगल को जोड़ा। तो सबके विचारों से मिलकर ही एक रास्ता बना है। अगर नेताजी को हम देखें और अखिलेश यादव को देखें, तो नेताजी और अखिलेश यादव की वर्किंग में, चाहे वो सरकार की वर्किंग हो, चूँकि आपने दोनों को देखा है, और चाहे पार्टी वर्कर के साथ मुलाकात का हो, उनके साथ इंटरेक्शन का हो, दोनों में क्या कोई फर्क है, या अखिलेश यादव अब जैसा समय का फर्क है, नेताजी से आगे निकले? समय का फर्क है। जैसे नेताजी जब बने तो नेताजी ने क्या किया? चुंगी खत्म की। तो उस समय किसान चुंगी खत्म करने की जरूरत थी। हाँ, किसान के जो मंडी शुल्क और ये लगता था वो खत्म किया। जिला पंचायत प्रधान, बीडीसी, नगर पालिका, इनमें पंचायतों में आरक्षण लागू किया। इन लोगों का मानदेय तय करवाया। तो नेताजी ने लोकतांत्रिक रूप से गरीब कमजोर वर्गों के ध्यान रखा, उनको हिस्सेदारी भागीदारी दी, अपनी पार्टी में जोड़ा। तमाम ऐसे लोग जो तिरस्कृत कर दिए गए थे, बहिष्कृत कर दिए गए थे, जिनको छूने को तैयार नहीं था, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाए, फूलन देवी जैसे। तो बहुत सामाजिक एकता पर और उस पर काम किया नेताजी ने। अखिलेश जी ने उससे आगे बिल्ड किया। जितनी पार्टी नेताजी आगे लाए थे, नेताजी अखिलेश जी ने ऐसी चीज़ें, एक्सप्रेसवे बनाया, तो इसके पीछे क्या अवधारणा है? उसके आसपास मंडियां बनाई, भाई गांव के किसान का सामान जल्दी मंडी आ जाए, मंडी से फिर बड़ी मंडी चला जाए, बड़ी मंडी चला जाए, शहर को भी सुलभता हो, गांव किसान को पूरा मूल्य मिले। तो काम तो नेताजी भी किसान पर कर रहे हैं, अखिलेश जी भी किसान पर कर रहे हैं, समय के हिसाब से ऐसे स्ट्रक्चर बनाए। आज प्रताड़ित किया जाता है पीड़ित शोषित वंचित वर्गों को, तो अखिलेश जी ने डायल 100 बनाया कि 15 मिनट के अंदर बिना थाने के इन्वॉल्वमेंट के पुलिस पहुंच जाए। दरोगा जी हैं, किसी के हैं, उन्होंने बता दिया आज हम ऐसा करेंगे, आप जाना मत। डायल 100 एक ऐसी व्यवस्था थी, आपने डायल किया, लखनऊ फोन उठा, उसने देखा कौन सी गाड़ी जीपीआरएस से सबसे पास है, उसको फोन कर दिया, वो वहाँ पहुँच गई। तो जब पुलिस पहुँच जाती है तो पुलिस का आज भी इकबाल इतना है, सरकार में भाजपा की कम हुआ है, लेकिन इतना है कि वो पहुँच जाती है तो उसके सामने कुछ राख ताख हो जाती है। तो काम तो सामाजिक गोल तो दोनों के अलग अलग थे, लेकिन टाइम का फर्क था। अखिलेश जी ने नौजवानों के रोजगार पे, किसान पे, पशुधन पे जो योजना लाए, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे उन्हीं वर्गों के लिए काम किया, उन्हीं सामाजिक गोल्स को पाने का काम किया, जिसको नेताजी कर रहे थे, लेकिन नए समय के साथ, नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी से, नए संसाधनों से। उस समय पहचान का संकट था, नेताजी ने पहचान दिलाई। आज पहचान हो गई है तो अब रफ्तार पकड़ रही है, रफ्तार पकड़ने की बात है, और विकास की यात्रा में बराबरी की बात है, तो अखिलेश जी ने वो प्रयास किया। अब यहीं पर अगर हम बात करें कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ, करीब योगी जी का 8 साल कंप्लीट हो गया और 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे। दोनों के मुख्यमंत्रित्व काल में डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर, हालांकि योगी जी का 8 साल हो गया, अखिलेश यादव जी 5 ही साल रहे हैं। दोनों में आप, चूँकि हालांकि समाजवादी पार्टी के आप हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पर बताइए कि दोनों में कैसे डिफरेंस आप देखते हैं। कोई डिफरेंस मेल नहीं है, जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है। न तो योगी सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है, न तो लॉ एंड ऑर्डर पे काम कर रही है।
क्यों? तो योगी जी तो कानून व्यवस्था की कहने बात के लिए- करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके। हाँ, वो बीजेपी यही कहती है कि इससे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं रहा। मुसलमान का घर तुरंत गिरेगा, यादव का घर तुरंत गिरेगा, समाजवादी पार्टी के नेता का घर तुरंत गिरेगा, बाकी किसी का नहीं गिरेगा। ये लॉ एंड ऑर्डर है क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर होता है? ये तो भेदभाव हुआ। कागज में आप कहेंगे कि इनके घर का नक्शा पास नहीं था इसलिए मकान गिराया गया, अखबार में छपवाएंगे फलाने केस के आरोपी का मकान गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट चिल्ला रहा है बुलडोजर के खिलाफ, इधर रफ्तार कम हुई है ना, चिल्ला सुप्रीम रहा कोर्ट ने है, काफी हल्ला किया चिल्ला रहा है, हम्म। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। योगी जी को एक अधिकारियों का वर्ग है जिसने पद पे बैठते ही प्रधानमंत्री बना दिया। उन्होंने अपने सींग भिड़ा दिए दिल्ली से। अधिकारी मजा काट रहे हैं, विधायकों की कोई हैसियत नहीं है। कॉरिडोर में मिल जाते हैं तो रोते हैं, तुम विपक्ष में हो यार, कम से कम बोल लेते हो, हम तो उस लायक भी नहीं। कहीं एसडीएम को विधायक थप्पड़ मार रहा है, कहीं विधायक रामायण सर पे रखे है और रामचरितमानस सर पे रखे है, कपड़े फड़वा रहा है। क्या कार्रवाई हुई? योगी जी या तो विधायक को ठीक कर देते या तो अधिकारी को ठीक कर देते। सीनियर अधिकारी पंचायत करा रहे हैं, कहां है लॉ एंड ऑर्डर? मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, अखिलेश जी के कार्यकाल की एक घटना बताओ जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान न लिया हो, कार्रवाई न की हो। एक घटना नहीं, कार्रवाई तो योगी जी भी करते हैं। किस पे हुई बताइए? जो भी घटना होती है उस पर एक्शन तो लेते किस ही पे लेते भाई? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। हैं। अरे जो भी कानून व्यवस्था के मामले में 4 कप्तान बताओ, निर्भया जैसे कांड हुए यूपी में, अफसरों के खिलाफ एक्शन तो नहीं लेते हैं, ये तो मैं मानता हूं। और विधायकों के खिलाफ ले नहीं सकते, वो पार्टी लेती है, उनका अधिकार नहीं योगी जी का। क्यों? योगी जी मुख्यमंत्री हैं, विधायकों ने ही उनको मुख्यमंत्री चुना। विधायक पे कार्रवाई पार्टी करती है। नहीं, पार्टी जरूर करती है, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी से एक तरीके से अध्यक्ष होता है, लेकिन पार्टी इससे बड़ा होता है। किस पे कार्रवाई की है मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, अभी गोंडा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ एक मामला आया, उसमें उन्होंने एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? उसे पार्टी से बाहर करवा दिया। क्या वीडियो आया था? क्यों ऐसी बात करना चाह रहे हैं? अब ये जो रोड पे जो है शूटिंग करते घूम रहे हैं सब, वो पार्टी से निकाले, उसको मुकदमा लेके जेल भेजना चाहिए था। आपकी पार्टी का अध्यक्ष, आपका कार्यालय, आपका सीसीटीवी। ये तो आप खुद भुक्तभोगी हैं। जब एमएलसी का दोबारा आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपका पर्चा ही छीन लिया गया था। मैंने आपसे कहा वो तो मैं जानता हूँ, पर्चा तो एक सेट मेरा जमा हुआ था। और यही तो मैं कह रहा हूँ कि कोई कानून व्यवस्था नहीं है। मैं मौजूदा एमएलसी वहाँ का। हाँ, आप वहाँ के एमएलसी थे। और मेरे साथी आदमी दूसरे एमएलसी। नहीं, पर्चा नहीं भरने दिया विषय नहीं है। हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में नहीं जा सकते। इतना कब्जा हो गया पूरे कलेक्ट्रेट पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। अब बीजेपी कह रही थी, आप भाग गए। भाई वो तो वीडियो है ना, आप कहें तो अभी दिखा दूं। 400 पुलिस के लोग खड़े हैं, हम 2 लोगों से, हमसे कहा जा रहा है कि केवल आप उम्मीदवार अकेले जाएंगे, और अंदर भाजपा के सारे विधायक हैं, सारे ब्लॉक प्रमुख हैं, विद अपनी सिक्योरिटी हैं। 400 पुलिस वालों के सामने जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कोई कालू सिंह कौन करके वहाँ एडिशनल एसपी था, उसको भी एक चांटा रसीद कर दिया, वो भी चांटा खा के चला गया। तो यही तो कानून व्यवस्था है योगी जी की। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि अगर समाजवादी पार्टी आ गई तो कोई लड़कियां सड़क पर नहीं निकल पाएंगी, लोग के घरों पर कब्जे हो जाएंगे, आपका घर दूसरे लोग ले लेंगे। 12 से 17 की सरकार समाजवादी की लोगों ने देखी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मैं चाहता हूं आप जैसे पत्रकारों को आगे भी बढ़ाना चाहिए। इस तरह का कोई एक उदाहरण बताएं कि जब किसी ने मुख्यमंत्री को टैग किया हो कि ये घटना हुई है और अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते उनकी तरफ से हस्तक्षेप कार्रवाई न की गई हो। अच्छा, मतलब अगर कोई ट्विटर पे उनको टैग कर दिया तो कार्रवाई होती थी? कार्रवाई होती थी।
कोई ट्विटर पे टैग कर दे, पट्टी चल जाती थी तो कार्रवाई होती थी। हाँ, पट्टी पे तो कार्रवाई होती थी, ये तो मुझे पता है। तो अखिलेश यादव जी ने 5 साल के कार्यकाल में और विपक्ष के दौरान बहुत तरह का अपमान तिरस्कार रोज करने की कोशिश की जाती है। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडलों से क्या बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। बीजेपी के प्रवक्ता चैनल पे बोलते हैं, प्रवक्ता तो नहीं बोल सकता ना बिना पार्टी के। अब तो पार्टी का अधिकार, पर ये पार्टी अपने को दावा करती रहती है बड़े शिष्टाचार, पढ़े लिखे, सुसंस्कृत और शालीन लोगों की पार्टी है। गौरव भाटिया, वो आपके पात्रा साहब और भी कई हैं, तमाम लोग हैं। और दूसरे दलों के प्रवक्ता अपने आप भी चले जाते हैं। भाजपा के ऑफिस आप फोन करते हैं कि आज हमको एक प्रवक्ता चाहिए, भाजपा भेजती है कि इसको भेजेंगे हम। तो आप ये भी नहीं कह सकते कोई अपने आप चला गया, नहीं तो पार्टी भेजती है, पार्टी उनके यहाँ पार्टी का सिस्टम है। तो वो कहने को कुछ भी कहते रहें, जनता सामने देख रही है, तो वो उनका व्यवहार भी देख रही है, योगी जी का भी व्यवहार तो देख रही है। जनता देख रही है, तो क्या 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार, मतलब जो इंडिया ब्लॉक है उसमें कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, तो क्या 2027 में इंडिया ब्लॉक की सरकार यहाँ बनेगी? मुझे कोई संदेह नहीं है कि बहुत बड़े मार्जिन से माननीय योगी जी की विदाई होगी, यदि भाजपा वाले पहले विदाई न कर पाए तो। मतलब हम तो मिलते रहते हैं ना। किससे? तो एक मिलता है उनके लोगों से। अच्छा। योगी जी से क्या हमारा लेना देना। तो वो एक लोग मिलते हैं, बस एक हफ्ते में हटा देंगे। दूसरे लोग मिलते हैं कि छू के देखो। और ये तो आप मुझसे सवाल के लिए सवाल कर रहे हैं, मुझसे ज़्यादा आपसे लोग मिलते होंगे, आप भी सुनते होंगे। कोई बताता है संगठन बड़ा है, कोई कहता है सरकार बड़ी है, कोई। तो बड़ा छोटे का जो भेद है, योगी जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, कोई जाति के हिसाब से बड़ा है, कोई पद के हिसाब से बड़ा है, कोई कद के हिसाब से बड़ा है। तो ये झगड़े में वो लोग चल रहे हैं। तो मतलब 2027 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनेगी? हाँ, निश्चित तौर पे जो भी गठबंधन रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मतलब क्या गठबंधन में भी कोई चेंज होने वाला है क्या? कुछ लोग कह रहे थे बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होने जा रहा है। ये गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व का मामला है। इंडिया अलायंस में हम हैं, और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चाहेंगे तो लोग घट बढ़ सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। इंडिया में क्या बीएसपी भी आ रही है क्या? नहीं, मेरी ऐसी कोई जानकारी नहीं, ना ये टाइम है, ना ये बातचीत शुरू होने का समय है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश की मेन लड़ाई आमने सामने की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की है। इन्हीं दो पोल पर लड़ाई होगी, और उत्तर प्रदेश में इंडिया अलायंस में हम और कांग्रेस साथ हैं। बाकी हमारी लीडरशिप तय करेगी क्या कैसे किसको रहना है। जो आपके पीछे जैसे ओम प्रकाश राजभर हैं, संजय निषाद हैं, ये दोनों आप ही की उपज हैं, समाजवादी पार्टी की ही उपज हैं। क्या ये दोनों एक बार फिर वापस आ सकते हैं? देखिए, पीडीए के सवाल पर, क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा पीडीए है। देखिए ऐसा है, जैसा चरित्र ओम प्रकाश राजभर जी ने दिखाया है, इन्होंने पूरे रीजनल पार्टीज के नेताओं की साख खत्म कर दी। और मुझे तो आज भी आश्चर्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे बर्दाश्त किए। इतनी बड़ी पार्टी है, वो लोग तो कहते हैं हमारा संगठन काम करता है और हमारे यहाँ नेता महत्वपूर्ण नहीं है, हम तो जिसे चाहे नेता बना देते हैं। जिस निम्न स्तरीय भाषा का, बातों का प्रयोग ओम प्रकाश जी ने किया था प्रचार के दौरान, बीजेपी के लिए, मोदी योगी सबसे बड़े झूठा हैं, और जो है योगी को तो वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, चल सन्यासी मंदिर वगैरह वगैरह, बहुत व्यक्तिगत, कोई राजनीतिक बात नहीं। ठीक, फिर सत्ता की ललक ही कहूँगा मैं, इसके अलावा और कोई तर्क मुझे समझ में नहीं आता कि बीजेपी के लोगों ने उन्हें स्वीकार किया। तो उनकी बोली भाषा, कुछ भी आरोप लगाना, निम्न स्तरीय बड़े नेताओं के लिए बोली बोल देना, मुझे लगता है जनता भी पसंद नहीं करती। इसीलिए उनके पुत्र की ऐतिहासिक हार हुई। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसे लोगों को पचा पाएंगे कार्यकर्ता। फिर भी हमारे नेता के ऊपर है, वो जो उनके यहाँ पहले वो आना चाह रहे हों, फिर वो हमारे लोग लेना चाह रहे हों, वो नेताओं की बात है। लेकिन उनका आचरण बिल्कुल भी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल उदयवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद डीएनएम पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने
समाजवादी पार्टी के, चूंकि आप रणनीतिकार हैं एक तरीके से, तो समाजवादी पार्टी पहले कैसी थी, अब कैसी रही और अब कैसे काम कर रही है, इन सारे मुद्दों पर हमारे बहुत सारे सवालों का आपने बेबाकी के साथ जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में। आपका धन्यवाद, मेरा भी ये पहला पॉडकास्ट था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।